Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Pre-Secure of Smart IS Foundation. Today on August 29, I will discuss the MCQs for prelims and mains perspective related to these topics of current affairs. So let's discuss the agenda for today. The first topic would be screw worms. ये एक स्पीसीज न्यूज में है जिसका नाम स्क्रू वॉर्म रखा गया है. सो किस रीजन में, वर्ल्ड के किस रीजन में, इंडिया के किस रीजन में हमें इस स्पीसीज का नाम मिला है, क्या इस स्पीसीज के फीचर्स हैं, किस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है, क्या इसको लेकर कोई हेल्थ कंसर्न है या इसका कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है, ये चीज़ हमें मालूम करनी है. ठीक है, सो दैट आप अपने प्रीलिम्स और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या ऐसे थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें. The next thing would be Minicoy Island. We all know Minicoy Island is an integral part of India. इंडिया के आइलैंड जो पार्ट्स हैं, लक्षद्वीप वाले आइलैंड पार्ट्स, उनका एक इंटीग्रल पार्ट है. एंड इट इज़ इन न्यूज़. ये न्यूज़ में रहा, हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है. कभी न्यूज़ में रहता है रिलेटेड टू सम डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस एक्सपेंशन, किसी डिफेंस एक्सपेंशन के वजह से कि वहाँ पे पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया, डिप्लॉय किया गया, राइट. अलग अलग चीज़ों के वैसे ही न्यूज़ में रहता है. मॉलडीव के साथ भी इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, सो इवन बिकॉज ऑफ दैट इट रिमेन्स इन न्यूज. सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मिनिकॉय आइलैंड. इसको हम लोग मैप के हेल्प से देखेंगे. देयर वी विल डिस्कस द 8 डिग्री, द 9 डिग्री एंड द 10 डिग्री चैनल्स एज वेल. ये जो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो हैं, जिनको हम 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल्स भी बुलाते हैं, वी विल डिस्कस दैट एज वेल. नेक्स्ट है कानी ट्राइब. द कानी ट्राइब, अगेन ऐसे ट्राइब्स आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 3 सोशल जस्टिस, इसमें मेंस के आंसर में बड़े काम आते हैं. और प्रीलिम्स में डायरेक्ट इन ट्राइब्स का लोकेशन और इनसे रिलेटेड फीचर्स पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. देन नेशनल अवार्ड टू टीचर्स. टीचर्स डे आ रहा है September 5, जो हम सब के लिए एज ए टीचर भी हमारे लिए खास रहता है और एज ए स्टूडेंट भी, क्योंकि हमने भी जिनसे पढ़ाई की उनको याद करते हैं, तो उनके हमारे लिए खास रहता है टीचर्स डे. पूरे इंडिया में हम लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को. तो उसी रोज भारत सरकार नेशनल अवार्ड टू टीचर्स से टीचर्स को सम्मानित करती है. क्या क्राइटेरिया होते हैं कि कौन से स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के कैसे टीचर्स इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विच इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये विजन. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो लास्ट विलेजेस नहीं हैं, एक्चुअली दे आर द फर्स्ट विलेजेस, वहीं से इंडिया की शुरुआत होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फर्स्ट विलेजेस नाम कह के बुलाया था. तो उन्हीं फर्स्ट विलेजेस या जो बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेज हैं, उनमें डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके हम सेकेंड फेज को आज डिस्कस करेंगे. और फिर आपके प्रीवियस डे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा August 29 का. दिस वुड बी द एजेंडा फॉर द टुडे. अच्छा, एक और अपडेट अगेन मैं तुम्हें बता दूं, आज प्री सिक्योर्ड August 29 का फ्राइडे का आपको इस चैनल स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा फ्रॉम September 1, क्योंकि सैटरडे 30 वो रोज आपके प्री सिक्योर रिवीजन के लिए है. 31 उस रोज मैं आसाम प्रहरी करवाऊंगा आपको. और मंडे September 1 से जो प्री सिक्योर का सेशन है वो स्मार्ट आईएएस यूपीएससी वाले चैनल पर रहेगा. सो यू शुड सब्सक्राइब एंड मेक द नोटिफिकेशन ऑन फॉर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल. यहाँ पे आपको प्री सिक्योर मंडे से रेगुलर फिर उसी तरह से मिलेगा. ठीक है, चलिए अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं, स्क्रू वॉर्म से. तो यहाँ पर हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख रहे हैं जहाँ पे कहा क्या जा रहा है दैट यूएस कंफर्म इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लेश ईटिंग न्यू वर्ड स्क्रू वॉर्म. ये इस टाइप के फ्लाई के फॉर्म में ये स्क्रू वॉर्म मिलते हैं. ये ना पहला फ्लेश ईटिंग स्क्रू वॉर्म है जो कि ह्यूमन फ्लेश को खाने का काम करता है. So that's the United States eradicated New World screwworm, a blue gray brown fly in the 1960s. कि इनको 1960s में इरेडिकेट कर दिया गया था, बट फिर से नए केसेस मिल रहे हैं. तो ये पैरासाइट क्या है, इसके वजह से क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो हम देखने का काम करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो. इसके बारे में अभी रिसेंटली फिर से नया अपडेट आया है, और पहले भी 1960s के टाइम में भी यूएस में इसके केसेस थे. 1950s में, एक मिनट, 1950s 1960s में इसके केसेस थे. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दैट द स्क्रू वॉर्म्स आर अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रे ब्राउन एक्चुअली इट्स ब्राउन फ्लाई पैरासाइट. ठीक है, ब्राउन फ्लाई पैरासाइट, सॉरी ब्लो फ्लाई पैरासाइट है. ये ब्लू ग्रे, थोड़ा आपको ब्लू और ग्रेस कलर का दिखता है, इसको ब्लो फ्लाई पैरासाइट बुलाते हैं, स्क्रू वॉर्म्स. सॉरी, सो यस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है कि हाँ ये ब्लू फ्लाई, ब्लू ग्रे
ब्लो फ्लाई पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या, These parasites are named for the spiral pattern on their wings which resembles a screw. एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है कि इनके विंग्स पे स्पाइरल पैटर्न होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पाइरल पैटर्न हमें नहीं दिख रहा जिसके वजह से इनका नाम पड़ेगा। इनके नामकरण के लिए अलग रीजन है, दैट वी विल डिस्कस। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, दे आर प्राइमरली फाउंड इन रीजन्स लाइक साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन। यस, साउथ अमेरिका और कैरिबियन रीजन्स में ये काफ़ी मिलते हैं एंड वहाँ पर ये कई बार हेल्थ इमरजेंसी के भी वजह बने थे, आगे हो सकता है बने, इसलिए इनको अभी से ही खत्म करने की ज़रूरत है। सो 1 and 3 आर करेक्ट फॉर नाउ। अब हम इनके डिटेल्स को देखें तो ये ब्लू ग्रे ब्लो फ्लाई जो है ये साउथ अमेरिका और कैरिबियन रीजन्स में मिल रहा है। इसका नामकरण हुआ है आफ्टर द स्क्रू लाइक वे दे बरो इनटू द टिश्यू यूजिंग देयर माउथ हुक्स। मतलब इनका माउथ हुक, मतलब ये जो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये इनके माउथ में या अंदर जो इनके दांतों में जो हुक जैसा पार्ट रहता है, इससे ये क्या करते हैं, ह्यूमन टिश्यूज में या एनिमल टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें होल करना काम शुरू कर देते हैं और वो होल ना बड़ा पेनफुल होता है। फिर उससे ऑब्वियसली फिर पस निकलेगा, वहाँ से फ्लेस निकलना शुरू हो जाता है, खून, गंदा खून निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, पस के फॉर्म में। तो इस वजह से इनका नाम, सिंस स्क्रू होता है ना, हम किसी भी सरफेस पे उसको ऐसे प्रेस कर करके छेद करते जाते हैं, तो कुछ वैसा ही छेद होल बनाने का काम ये वाली फ्लाई करती है, ब्लू ग्रे ब्लो फ्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्क्रू वर्म्स के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टू एंड ले एग्स इन ओपन वुंड्स और अदर एंट्री पॉइंट्स लाइक नेजल कैविटी इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, रेयरली ह्यूमंस। मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स को तो नुकसान पहुंचाते हैं बट रेयरली ह्यूमंस तक पहुंचते हैं, लेकिन ये रेयरली भी ना बड़ा पेनफुल होता है ह्यूमंस के लिए। यूएस ने अभी ये केस भी फिर से डिटेक्ट किया है। वन फीमेल कैन ले अप टू 300 एग्स, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग कि एक जो मक्खी है, ये मक्खी मच्छर जो होते हैं, तो एक फीमेल मॉस्क्यूटो या फ्लाई एक बार में 300-500 एग्स देने का काम करती है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। सेकेंड क्या, दिस एग्स हैच इनटू लार्वे नोन एज मैगट्स विच बरो इनटू द वुंड यूजिंग देयर शार्प माउथ्स। मतलब इससे जो मैगट्स निकलते हैं वही वुंड में धीरे धीरे ऐसे छेद करते जाते हैं, राइट, और फ्लेश को खाते जाते हैं वो छेद करने के टाइम में। सो इट्स रियली पेनफुल, और जब वो जो वुंड बन जाता है वो वुंड में और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट्स वाई देयर शुड बी हेल्थ कंसर्न इसको लेकर होना चाहिए कि अभी जो साउथ अमेरिका और कैरिबियन रीजन्स में है वो कहीं इंडिया तक ना पहुंचे या बाकी रीजन्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिकॉय आइलैंड को लेकर, क्योंकि अगेन फिर से न्यूज में रहा, आप यहाँ एक आर्टिकल देख सकते हो दैट अ वेस्ट पाइल कॉट फायर इन मिनिकॉय आइलैंड, कि यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा था जिसमें आग लग गई। यहाँ पे दो कंसर्न है, एक तो कचरे का ढेर, वेस्ट पाइल के वजह से आग लगना, और दूसरा क्या कि कचरे का ढेर अगर कहीं पर आए ना तो मिनिकॉय आइलैंड जैसा जो पार्ट है ये उसके पूरे के पूरे इकोलॉजी के लिए एक थ्रेट है। हम बड़े बड़े सिटीज में, इंडिया की जो भी बड़ी सिटीज होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, जिससे थोड़ी सी बारिश होती है और शहर डूब भी जाता है, क्योंकि नाले को भी ब्लॉक करके रखते हैं। गुवाहाटी वाले ये बात बड़ी अच्छे से समझेंगे। आज शाम की भी बारिश से कई जगहों पर फिर से वाटर लॉगिंग हो गई, कल भी यही हुआ था। तो गुवाहाटी हो या दिल्ली हो, दिल्ली में तो कचरे का पहाड़ बना हुआ है गाइज, है ना। तो दैट्स रियली ए कंसर्न रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ दैट रीजन। वो हो गया। अब हम जरा मिनिकॉय आइलैंड के मैप की बात करें कि मिनिकॉय आइलैंड जो है इसका मैप में क्या स्टेटस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप एंड लाइज नियर द 9 डिग्री चैनल। इसको जानने के लिए ये मैप देखो, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये रहा लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड्स, और यहाँ सदर्न मोस्ट है कौन सा, मिनिकॉय, सबसे साउथ में ना सदर्न मोस्ट है, और 9 डिग्री चैनल के पास भी पड़ता है हमारा मिनिकॉय आइलैंड। सो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे आपको बाकी लक्षद्वीप के जो बाकी आइलैंड्स हैं जैसे किल्टन है, कैडमेथ है, कवराती है, कालपेनी है, इनको भी जरा ध्यान दीजिए मैप पर, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो चेतलात, बित्रा, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में है, सबसे सदर्न मिनिकॉय है एंड इट लाइज नियर टू द 9 डिग्री चैनल। अब तुम्हारे लिए आज का पहला क्वेश्चन पता है क्या है, तुम मुझे ये बताओगे दैट द 8 डिग्री चैनल, ये जो 8 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ये किन दो बॉडीज को सेपरेट करने का काम करता है। क्या ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से सेपरेट कर रहा है, मिनिकॉय को कवराती से सेपरेट कर रहा है, अंडमान को निकोबार से कर रहा है, मिनिकॉय को मालदीव से कर रहा है, किससे कर रहा है, ये तुम मुझे ढूंढ के बताओगे। सेम अबाउट 9 डिग्री चैनल एंड अबाउट 10 डिग्री चैनल, ये बताने का काम आप मुझे करेंगे। हिंट आपके पास सामने है, बट अगेन आई एम आस्किंग कि आप थोड़ा इसके बारे में ढूंढिए।
तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया गाइज कि यस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड क्या, मिनिकॉय इज लोकली नोन एज मालिकू एंड इज फेमस फॉर इट्स डिस्टिंक्ट कल्चर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स। यस इट इज करेक्ट, मिनिकॉय को लोकल लैंग्वेजेस में मालिकू कह के बुलाया जाता है और अपने ये यूनिक कल्चर के लिए जो बाकी जो हमारे आइलैंड्स हैं उनसे डिफरेंट इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, इसके लिए जाना जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। ये बी में दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम मिनिकॉय आइलैंड के बाकी फीचर्स को डिस्कस करें। सो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ये अभी हमने मैप में देखा ही, ये अपने कोरल रीफ सैंड बीचेस के लिए फेमस है। इट मीन्स यहाँ पे टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट होगा और टूरिज्म के साथ साथ सिंस यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं तो एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से भी दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द आइलैंड लाइज नियर द 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के पास है, विच इज वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रूट इन द इंडियन कोस्टल रीजन्स and it also set apart the northern group of island by its culture। जो भी हमने देखा कि एक डिस्टिंक्ट कल्चर है जो बाकी नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड से लक्षद्वीप के उनसे डिफरेंट अपना एक अलग आइडेंटिटी रखता है। नेक्स्ट चीज इसके बारे में बात करें तो मेन अट्रैक्शन ऑफ द आइलैंड इज द केयरफुली अरेंज्ड विलेजेस नोन एज अवाह। अब ये एक टर्म याद रखिएगा, न्यूज में कभी आ सकता है कि व्हाट इज अवाह, एवा बुलाएं अवाह बुलाएं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, एवाह और अवाह। सो ये ना विलेजेज हैं, ये केयरफुली अरेंज्ड विलेज हैं जिसका एक बड़ा अच्छे से अरेंजमेंट होता है मिनिकॉय आइलैंड में, मलिकू आइलैंड में, जहां पे इनका अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है हेडेड बाय अ मुपन, मतलब इनका चीफ। एवरी विलेज हैज इट्स ओन विलेज हाउस, हर विलेज में अलग अलग टाइप के अपने विलेज हाउसेस हैं। 10 जैसे इन देयर टोटल देयर आर 10 विलेजेज ऑन द आइलैंड्स, मिनिकॉय में लगभग 10 विलेजेज हैं। लैंग्वेज क्या क्या है बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम एंड महाल लैंग्वेज। And they are the only people in India speaking Mahal as linguistic minority। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि they are the only people living in India जो महाल लैंग्वेज को बोलती है and that's why linguistic minority है। उनके फोक डांसेस को हम लावा, थारा, डांडी, फूली, बांदिया इन नाम से जानते हैं। सो ये सारे फैक्ट्स ना आपको प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले रिवाइज करना है और रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना है ताकि ऐसे टर्म भी अगर पूछ लिए जाएं लोकेशन के अलावा भी तो आप बना सको क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कन्नी और कन्नीकरार ट्राइब ऑफ केरला। ये एक ट्राइब जो केरला में न्यूज में था बट अगेन फिर से न्यूज में क्यों आया, सबसे पहले न्यूज में था इस रीजन के वजह से। आप यहां देख सकते हो एक पर्सन को देख सकते हो, द कुट्टीमथम कन्नी विथ द आरोग्य पाछा प्लांट। यहां की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो माउस कर्सर देखो, कुट्टीमथन कन्नी, ये साहब जो हैं ये इनका नाम कुट्टीमथम कन्नी है जिन्होंने एक हर्ब के बारे में लोगों को बताया था एंड दैट हर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, जिसको आरोग्य पाछा बोला जाता है। पर ये अभी बड़े गरीबी में इनकी डेथ हुई है एंड दैट्स व्हाई केरला गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया दैट द केरला मॉडल हैज कोलैप्स्ड। आपका केरला मॉडल जो कि आप बात करते हो कि हम ट्राइबल्स को जस्टिस दिलवाएंगे, गरीबों को जस्टिस दिलवाएंगे, कम्युनिस्ट सरकार है यहाँ पे, पर वो कोलैप्स कर रही है। तो आप ना ऐसे एग्जांपल डाल सकते हो सोशल जस्टिस के आंसर्स लिखने में एंड बाय मेंशनिंग दिस ट्राइब, कन्नी ट्राइब का भी मेंशन करके आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, सो डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल बोल रहा है रिमेंबरिंग कुट्टीमथन कन्नी द फॉरेस्ट एल्डर हु गेव अ वंडर हर्ब, आरोग्य पाछा जिसको बोल रहे हैं, टू द वर्ल्ड बट डाइड इन पॉवर्टी, कि इन्होंने इतना अच्छा नॉलेज दिया बट फिर भी इनकी डेथ हो जाती है पॉवर्टी में, गरीबी में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, पहला क्वेश्चन आज क्या है पहले हम इसे देखते हैं फिर डिटेल्स देखेंगे। द कन्नी ट्राइब वॉज ट्रेडिशनली नोमैडिक, कन्नी ट्राइब जो है वो ट्रेडिशनली नोमैडिक है बट नाउ लिव्स अ सेटल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द अगस्थमलाई हिल्स। केरला वाले रीजन्स में आपको अगस्थमलाई हिल्स दिखेंगे। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आप मैप में जाइए और जरा अगस्थमलाई हिल्स का एक्सपेंशन देखो कि अगस्थमलाई हिल्स केरला के अलावा क्या तमिलनाडु रीजन्स में भी स्प्रेडेड है ना, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट के किस पॉइंट पर पड़ता है अगस्थमलाई हिल्स में, अगस्थमलाई हिल्स में कौन कौन से स्पेसिफिक फ्लोरा एंड स्पेसिफिक फौना मिलते हैं, है ना, कौन कौन से एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज स्पेसिफिकली मिलते हैं, ये आप सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या, द कम्युनिटी काउंसिल ऑफ द कन्निकर्स या कन्नी ट्राइब इंक्लूड्स रोल सच एज मुट्ठू कनी, विल्ली कनी, पिलथाई बट नन ऑफ दिस पोजीशंस आर हेरिडेटरी। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे कई पोजीशंस हेरिडेटरी होते हैं। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है ना, ट्राइबल सोसाइटी में हमको दोनों चीज दिखती है। जैसे जब हम वैदिक पीरियड की ट्राइबल सोसाइटी की बात करें गाइस, तो वहां पे ना हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, कौन सा स्ट्रक्चर, विधाता नाम का स्ट्रक्चर। विधाता ये वैदिक पीरियड का ट्राइबल स्ट्रक्चर होता था जहां पे वैदिक पीरियड में ट्राइबल ग्रुप्स को विधाता बुलाते थे। ये वैदिक पीरियड के लिए याद रखिएगा, है ना, विधाता मतलब भगवान भी होता है, यहाँ विधाता मतलब ट्राइबल काउंसिल है, ट्राइबल ग्रुप है। बट
कई बार विलेज काउंसिल ट्राइबल विलेज की काउंसिल होगी। कई बार हम देखते हैं कि ट्राइबल विलेज की काउंसिल्स जरूरी नहीं है कि इसी तरह डेमोक्रेटिक पैटर्न पे बने, हेरिडेटरी भी होती है। सो देयर आर सम पोजीशंस व्हिच आर हेरिडेटरी, सम पोजीशंस व्हिच आर इलेक्टेड थ्रू सर्टेन मेजर्स। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि नन ऑफ दिस हेरिडेटरी हम नहीं बोल सकते, कुछ तो हेरिडेटरी होंगे ही। थर्ड क्या, द पिलाथी सर्व्ड बोथ एज फिजिशियन एंड अ प्रीस्ट इन द कम्युनिटी, कि यस ये पिलाथी नाम का जो पोजीशन है ये फिजिशियन और प्रिस्ट दोनों के फॉर्म में सर्व करता है। प्रिस्ट मतलब इनका नेचर से रिलेटेड पर्टिकुलर बिलीफ होता है जिससे ये बीमारी ट्रीट करने का भी दावा करते हैं। 1 and 3 आर करेक्ट हेयर। और जानते हैं हम इनके बारे में। एंड इन पर्सन को आप एक बार देख लीजिए, कुट्टी मथन कन्नी है ना। भले गरीबी में इनकी डेथ हुई लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों के हेल्थ का, लोगों के बीमारियों का इलाज करने का बढ़िया योगदान दिया है ना। सो ही शुड बी रिमेंबर्ड, उनको याद रखना चाहिए। चलिए अब हम कन्नी ट्राइब के बारे में बात करें तो अगस्थमला हिल, वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स में आपको दिख जाएंगे। एवरी कन्निकर कम्युनिटी हैज अ काउंसिल मेंटेनिंग द सोशल कंट्रोल विच कंटेन्स मुट्टू कन्नकी, विल्ली कन्नी एंड पिल्लथी, जो कि फिजिशियन एंड प्रिस्ट भी होते हैं। पिल्लथी, पी फॉर फिजिशियन, पी फॉर प्रिस्ट, ऐसे याद रख लेना। एंड ऑल दीज ऑफिसेस आर हेरिडेटरी। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फिजिशियन और प्रिस्ट का पोजीशन है ये भी हेरिडेटरी है, चीफ का पोजीशन भी हेरिडेटरी है, विल्ली कनी जो कन्वेनर होता है विलेज का उसका भी पोजीशन हेरिडेटरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रीलिम्स मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। एंड दे हैव हाईली कोऑर्डिनेशंस, क्योंकि ट्राइबल काउंसिल से तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा ही, मुट्टू कनी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। पिल्लथी की हम बात करें, पिल्लथी मतलब कि जो इनका प्रिस्ट है या जो इनके डॉक्टर हैं, सो दे हैव टू बिलीव हैविंग मैजिकल पावर्स, कि इनके अंदर मैजिकल पावर्स है। अब मैजिकल पावर्स हो या नहीं हो लेकिन नेचर के साथ कनेक्शन है और वही जादू है, वही मैजिक है। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेम कोकरा, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। द कनीज लिव इन सेवरल ट्राइबल हैमलेट्स, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में रहते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट, सीजनल कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि आपको अलग अलग रीजन में मिलेंगे। बनाना, टेपियोका, मिलेट्स, कैश क्रॉप्स, इनको उगाना भी थोड़े थोड़े टाइम पर, बी वैक्स को कलेक्ट करना, हनी कलेक्ट करना, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। लैंग्वेज दे कैन स्पीक तमिल एंड मलयालम एज देयर लैंग्वेज, तमिल एंड मलयालम जो कि तमिलनाडु और मलयालम रीजन के पास ये मिलते हैं, दैट्स वाई ये दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। एंड दे हैव वेरी वास्ट, वेरी रिच नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। सिंस हेरिडेटरी पोजीशन होता है, दैट्स वाई ओनली द पिल्लथीज हैव द राइट टू ट्रांसफर एंड डिसमिनेट देयर ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज। मतलब एक पिल्लथीज जो है, जैसे मान लीजिए पिल्लथीज 1 हो गए, ये पिल्लथीज 1 दूसरे पिल्लथीज 2 को ही ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, जिससे ये पिल्लथीज अब फिर से लोगों का इलाज कर सकेगा। फिर वो पिल्लथी 3 को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सिर्फ इन्हीं के पास होता है। हेरिडेटरी सिस्टम का ये भी एक सबूत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। पीआईबी यहां क्या बोल रहा है, दैट ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के ओकेजन पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट 16 टीचर्स फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स एनएटी 2024। मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई। इस न्यूज क्लिपिंग से ही हमको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2 कैटेगरी बनाई जा रही है। एक कैटेगरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्योर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल, फार्मेसी, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब के टीचर्स आ जाएंगे। और दूसरा है टीचर्स ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस का। तो ये 2 कैटेगरी बनाई गई है बेसिकली। सो 16 टीचर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम पॉलिटेक्निक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। टोटल 16 सेलेक्ट टीचर्स किए गए हैं नेशनल अवार्ड्स के लिए, ठीक है। चलिए अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, that the national award to teachers were first instituted in 1958 to honor outstanding teachers and headmasters. yes, ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, बट यस इट इज करेक्ट। इन 1958 में पहली बार, यहाँ देखो मैंने डिटेल में मेंशन भी किया है कि 1958 में, मतलब आज़ादी के थोड़े समय के बाद ही टीचर्स को एक्चुअली बड़ी एक अच्छी बात कही किसी ने, क्या कही कि जैसे हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, है ना, हमारे यहाँ असम सर्विसेज है, एसीएस ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, है ना, हमारे यहाँ क्या है, इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। तो हम ना अगर टीचर भी सर्विसेज स्टार्ट करें ना, टीचिंग सर्विसेज, इंडियन टीचिंग सर्विसेज, तो इंडियन टीचिंग सर्विसेज से देखो 2 फायदे होंगे। इससे क्या फायदा होगा कि इंडियन टीचिंग सर्विसेज में जाने के लिए भी अलग अलग टीचर्स अलग अलग लेवल्स पे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सिविल सर्विसेज को ही पढ़ाने वाले टीचर्स हों, सेकेंडरी स्कूल पर भी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स पे भी, कॉलेज लेवल पर भी, इन सब के लिए इंडियन टीचिंग सर्विसेज अगर स्टार्ट की जाएगी तो कई ऐसे टीचर्स जो बेचारे गुर्बत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा अपने स्किल्स को शोकेस करने का। सो दैट्स एक्चुअली द नीड ऑफ नेशन। हो सकता है इसको लेकर आगे काम हो, ये एक्चुअली एक नीड है।
और इस वजह से 1958 में ही आज़ादी के बाद ही टीचर्स को सम्मानित करने के लिए ये नेशनल टीचर्स अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ओके, सेकंड क्या, जिस तरह से हम नेशनल अवार्ड्स फिल्मों में देते हैं तो यहाँ नेशनल अवार्ड टीचर्स को देंगे। सेकंड क्या, द अवार्ड्स गिवन are given away by the president or the vice president of India every year on the 5th September. By the way, why do we celebrate 5th September? हम किन के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं जरा मुझे बताइएगा, और उनके बारे में डिटेल्स भी थोड़ा मैंने आगे उनके बारे में इंक्लूड भी किया है, बट आई वांट कि आप ये मुझे बताएं आंसर। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट तो करेक्ट है ही। थर्ड, द अवार्ड आर गिवन इन 2 कैटेगरीज इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द पॉलिटेक्निक्स टू। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो अभी हमने पीआईबी के क्लिपिंग में ही यहां देखा था 2 कैटेगरी। अब हम जरा इनके डिटेल में जाते हैं, नेशनल टीचर्स अवार्ड के डिटेल में। तो पहली बार इसको 1958 में इंस्टीट्यूट किया गया। द अवार्ड इज प्रोग्राम टू डिजाइन टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन द कंट्री। बिल्कुल खुशकिस्मती है उन टीचर्स की जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सम्मानित करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी इनके लिए आप ऑब्वियसली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटेक्निक जो है उन्हीं दोनों कैटेगरी में दिया जाएगा उन टीचर्स को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूटर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड द स्टाफ ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल। तो शायद इनको भी वो मौका मिलना चाहिए, एटलीस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टाफ्स को भी, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी, अगर वो सिर्फ इंस्पेक्ट करने का काम नहीं एक्चुअली टीच करने का भी काम कर रहे हैं तो उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। उनके लिए भी अगर एलिजिबिलिटी स्टार्ट की जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या, दैट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एंड शिक्षा मित्र आर नॉट एलिजिबल। अगेन ये चीज में भी आई वांट कि रिफॉर्म हो कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी हैं, क्योंकि कई अच्छे टीचर्स स्कूल एंड कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, उनका योगदान भी उतना ही है जितना परमानेंट टीचर्स का किसी कॉलेज में है। सो दे शुड ऑल्सो बी मेड एलिजिबल, बट अभी एलिजिबल नहीं है, इस चीज को आप याद रखें, है ना। तो ये आप रिफॉर्म्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ये आप रिफॉर्म में सजेस्ट कर सकते हैं मेंस के आंसर में। यहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में मेंशन है ना, जिनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। चलिए पढ़िएगा इनके बारे में। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 है, जहां आप देख सकते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बोल रहे हैं दैट बॉर्डर विलेजेस शुड नॉट रिमेन द लास्ट बट द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब ये किनका व्यू है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही बोला था कि लास्ट विलेज जो हमारी कंट्री के हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री बट द फर्स्ट विलेज। और इस चीज को रिकॉग्नाइज अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इससे जो जितने भी रिमोट एरियाज में हमारे बॉर्डर रीजन्स में जो विलेजेज हैं जहां पे डेवलपमेंट इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नहीं होता है, स्कूल या हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होती है, शायद वो भी बेहतर हो पाए। इस फ्रेज को तुम अपने आंसर में यूज कर सकते हो, याद रखना प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिया हुआ फ्रेज है ना, लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री एज द फर्स्ट विलेज। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर क्या स्टार्ट किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। बट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहां आप देख सकते हो 100% सेंट्रल फंडिंग है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज एकदम आप याद रखिएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 1 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था और ये जो फेज 2 है ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब पूरी तरह से भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करने वाली है कि सुदूर क्षेत्रों में, मतलब बॉर्डर रीजन्स में, फ्रंटियर रीजन में रहने वाले विलेजेस में भी सारी बेसिक फैसिलिटीज हो सके, सारी बेसिक फैसिलिटीज। अब इनसे रिलेटेड क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं। वेट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट वीवीपी सेकंड, मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यस, सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल सेक्टर है, 1 की बात करते हैं वीवीपी 1 की तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है ना, ये चीज याद रखना ध्यान से। With 100% funding from the Union government approved in April 2025 to develop villages along India's international land borders except northern borders already covered under VVP 1। मतलब VVP 1 जिनको जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो विलेजेज हैं उनको ऑलरेडी VVP 1 में कवर कर लिया गया था, दैट्स वाई VVP 2 में नहीं डाला जा रहा है, अदरवाइज डुप्लीकेसी हो जाएगा। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी। सेकंड क्या, द प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड टिल financial year 28-29 in the select strategic villages including the state of Assam।
यस, असम में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा टिल फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक। अब ये ना आपके एपीएससी मेंस के लिए बड़ा काम आने वाला है, आपके एपीएससी मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए काम आने वाला है, और प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही कि किस तरह से बॉर्डर विलेजेस में डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 के थ्रू काम करवाएगी। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, द आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। चलिए अब डिटेल्स यहाँ पे जो मैंने तुम्हें समझा है, यहाँ पर मैंने कुछ और डिटेल्स भी आपके लिए मेंशन किए हैं ताकि आपके मेंस के आंसर और बढ़िया लिख सको। टोटल जो आउटले है अराउंड 7,000 मतलब 6,839 करोड़ का है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 2028-29 के लिए, 2028-29 के लिए। मेजर इंटरवेंशंस क्या होगा? विलेज क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना, कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट्स स्मार्ट एजुकेशन पे ध्यान देंगे, आगे जाके सिविल सर्वेंट बन के तुम ये कर पाओगे। और स्मार्ट सिटी, सच में स्मार्ट सिटी बनवाना, ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं कि थोड़ी सी बारिश हुई और फिर नाव चलने लग गया, केइंग इवेंट करवाना कभी जरूरत पड़ जाए यहाँ पर, वैसा नहीं, सच में स्मार्ट हो सिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही हो, एंड सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए फेज 1 के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2023, 2025, 26 वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया गया, स्पेशली नॉर्दर्न बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख में भी इंप्लीमेंट किया गया था। इट हेल्प्ड इन एनकरेजिंग पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव लोकेशंस इन बॉर्डर एरियाज एंड इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बॉर्डर एरिया में रोड नेटवर्क अच्छा हो जाए तो देखो जो सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज के, जो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर से, वो भी ज्यादा सिक्योर होंगे, वहां के लोगों को भी लगेगा कि भारत सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो हमें भूल नहीं गई है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था चंडेला कल्चर पर, चंडेला कल्चर जिसके बारे में, चंडेला आर्ट के बारे में अभी भी यूपीएससी ने अपने मेंस जीएस पेपर 1 में पूछा था, तो हम इसको प्रीलिम्स के लिए भी फिर से प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? द खजुराहो टेम्पल्स एग्जाम्प्लीफाई द रिच कल्चर लेगेसी ऑफ द चंडेलाज फ्लरिशिंग इन सेंट्रल इंडिया आफ्टर द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट। एक्चुअली गाइस दिल्ली सल्तनत के टाइम में ना, जब इस्लामिक इन्वेजन का फेज चलता है, इस्लामिक इन्वेजन हम इस वजह से नहीं बुलाते हैं कि राजा इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, बिल्कुल नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं थी। सिंस रूल जो चल रहा था वो शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा था, दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस इसको इस्लामिक रूल बुलाते हैं, ये चीज याद रखेगा। और उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिनको तोड़ा गया, जैसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो 2.5 डेज में बना कैसे? क्योंकि वहां पहले जैन टेम्पल्स थे एंड दैट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम। तो ऑब्वियसली चंडेला आर्ट आपको क्या लगता है दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ग्रो कर सकेगा? कॉमन सेंस से नहीं, ये उसके पहले ग्रो कर रहा था गाइज, है ना। 10th to 13th सेंचुरी की बात है, दिल्ली सल्तनत 12th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था, बट जिस तरह से दिल्ली सल्तनत ग्रो कर रहा है उसी तरह से ये चंडेला आर्ट जो है उनके पहले ग्रो कर चुका था और फिर उसका डिक्लाइन भी होता है। कई आर्ट स्कल्पचर्स तोड़े भी गए थे, फिर भी ठीक ठाक अभी सलामत रहा, जो खजुराहो टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी जाना जाता है। सो फर्स्ट वाज रॉन्ग। सेकंड क्या? Chandela temple architecture reflects dedication to both Hindus and the Jain religious tradition. That was one of the best feature of Chandela rulers कि वैसे तो वो भगवान शिव के वर्शिपर थे, डिवोट हिंदूज थे, बट साथ ही साथ उन्होंने जैनिज्म को भी प्रोटेक्ट किया जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे ग्रो कर रहा था। तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में समझाया है ना कि जैनिज्म किस तरह से इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रो करता है, क्योंकि वहां ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्यादा थी, पीस लविंग थी, नॉन वायलेंस से उनका ट्रेड ग्रो कर रहा था, जैनिज्म वहां ग्रो किया। तो हिंदू रूलर्स होने के बाद भी इन्होंने जैन रिलीजन को भी पैट्रोनाइज किया, दैट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंडेला रूलर्स। यस, इट इज करेक्ट। थर्ड, द खजुराहो टेम्पल्स फीचर अ वेराइटी ऑफ आर्ट वर्क ऑफ विच 10% इज सेक्सुअल्स और इरोटिक आर्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम वात्स्यायन कामसूत्र। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहां से सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि वात्स्यायन का लिखा हुआ है कामसूत्र, जिन पोजेज को, जिन आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है खजुराहो टेम्पल में भी, बट इट इज नॉट जस्ट मेंशन ऑफ कामसूत्र, बस 10% ही ऐसे सेक्सुअल या इरोटिक आर्ट वर्क है। इसको भी वल्गैरिटी कह के नहीं बुलाना है, क्योंकि दैट इज नॉट वल्गैरिटी। तभी सेक्स के बारे में बात करना ना, ये टैबू नहीं था, एंड दैट्स वाई समाज में सेक्सुअल डिजीजेस नहीं थे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन लोग अपना क्लियर कर पाते थे, रेप जैसे इंसिडेंसेस नहीं होते थे। दैट्स व्हाई वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा और फिर उसे खजुराहो टेम्पल्स में रिप्रेजेंट भी किया गया। सो 2 and 3 आर करेक्ट है यार, यहाँ पे 2 and 3 करेक्ट है, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? सयादेव यू ओटामा के ऊपर।
तो कल ही मैंने तुम्हें एक हिंट तो दे दिया था कि ये सयादेव उटामा, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक भी हैं, जिनका जन्म बर्मा में हुआ, मतलब म्यांमार में, उनको गांधी ऑफ बर्मा भी बुलाया जाता है। मतलब महात्मा गांधी के आइडियल से इंस्पायर होकर उन्होंने बर्मा म्यांमार में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता इख्तियार करके, सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता चूज करके। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज गांधी ऑफ बर्मा। जैसे हम खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को फ्रंटियर गांधी बुलाते हैं ना, अब्दुल गफ्फार खान साहब, पढ़िएगा इनके बारे में, कब इन्हें भारत रत्न मिला, कैसे मिला, क्या रोल था इनका। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में वैसे हम पढ़ते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, सरहिंदी गांधी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या, ही वॉज अ थेरावाद बुद्धिस्ट मंक। थेरावाद है ना, अस्थाविरवाद, जो कि आगे जाकर हीनयान बनता है, महासंघी का जो महायान बनता है। ये आज भी एक बैच में मैंने बुद्धिज्म के पढ़ाया, और तुम भी आगे पढ़ोगे जिन बैचेज ने आगे क्लास करनी है। So he was one of the Theravada Buddhist monk, author and leader of Burmese independence movement during the British colonial rule in Myanmar. Yes, it is correct. Both the statements are correct related to Sayadev U Otama. याद रखिएगा, गांधी ऑफ बर्मा के नाम से इनको बुलाया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। अब उसके बाद आपके लिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन से, अगस्त 29 के। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टैगफ्लेशन का। जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास करी है तो आपने क्लास में प्रशांत सर से स्टैगफ्लेशन पढ़ा होगा। जो आगे पढ़ेंगे वो आगे स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के बारे में पढ़ोगे। थोड़ी सी मेहनत करके आज इसके बारे में ढूंढना और आंसर करना। डिस्कस मैं आगे प्री सिक्योर के सेशन में करूंगा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिया है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट आई वॉन्टेड इंडिया टू टेक एन ईगर एंड एक्टिव पार्ट इन माइटी कॉन्फ्लिक्ट, फॉर आई फेल्ट दैट हाई प्रिंसिपल्स वुड बी एट स्टेक, and out of this conflict would come great and revolutionary changes in India and the world। ये स्टेटमेंट एक तो लिख लेना अपने कॉपी में, काम का है, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, बड़े काम के आते हैं। प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि भाई साहब ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था और किस रेफरेंस में दिया था। वही तुम्हें आज ढूंढकर बताना है कि एम के गांधी ने वर्ल्ड वार 1 के ड्यूरेशन में, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरेशन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में, या मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट के ड्यूरेशन में, किन लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया है, किस रेफरेंस में दिया है, ये आज ढूंढिएगा। एंड अब अगेन एक बार मैं फिर से तुम्हें अपडेट कर देता हूं दैट फ्रॉम सितंबर 1 मंडे 2025 प्री सिक्योर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, कीप लर्निंग। जय हिंद।